आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाने के दरमियान इस विधि का प्रयोग किस तरह से करता है या किस प्रकार से करेगा। यूजेस ऑफ इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण के समय आगमन विधि का प्रयोग किस प्रकार एक शिक्षक करेगा, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों से बताया है कि इंडक्टिव मेथड का प्रयोग प्रायः छोटे क्लास के बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसके यूजेज के बारे में समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि सपोज कर लीजिए कि आप बच्चे को इस बात का ज्ञान देना चाहते हैं, आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि दो विषम संख्याओं का सम हमेशा एक सम संख्या हो। ध्यान रखिएगा कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या बच्चा नहीं जानता है कि दो विषम संख्याओं का सम क्या हो, बट एज ए टीचर आप समझ रहे हैं कि यह एक सम संख्या है। आप बच्चों के सामने इसके बारे में जब आप पढ़ाने जाएं तो उनके सामने आप उनको खुद कहिए कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं में आप खुद कहें कि किसी भी दो विषम संख्याओं को आप ऐड कीजिए। बच्चा 1 + 3 ऐड करेगा, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कोई 3 + 5 को ऐड करे, कोई 3 + 7 ऐड करेगा। इस तरह से डिफरेंट बच्चे जो हैं वो अपने अपने तरीके से कोई भी दो विषम संख्याओं को वह ऐड करेगा और देखेगा कि क्या आता है। फिर आप उससे ये कहें कि और भी आप नंबर लें और भी दूसरे तरीके से नंबर लें और उस पर ऐड करें। तो बच्चे को कहें कि एटलीस्ट 3-4 तरीके से आप उसको ऐड कीजिए, डिफरेंट इवन ऑड नंबर ले करके आप उसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वह रिजल्ट देखेगा। रिजल्ट क्या देखेगा कि आइदर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, कुछ इस तरह के नंबर या इस तरह के डिजिट जो है क्या होंगे उनको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 12 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, कुछ भी मिलेगा, इस तरह के डिजिट आपको उनको मिलेगा। तो बच्चे को आप यह कहें कि जो रिजल्ट आ रहा है वह किस तरह की संख्या है, तो बच्चा खुद कहेगा कि सर यह जो है सम संख्या है। तो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, एक सामान्यीकरण, एक नियमीकरण पर बच्चा पहुंचेगा कि दो
विषम संख्याओं का सम जो होगा वो हमेशा एक सम संख्या है। तो इस तरह से छोटे क्लास के बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव मेथड से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप बच्चे को इस बात की भी जानकारी दे सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। आप कुछ भी बच्चे को कहें कि कोई भी दो सम संख्याओं को आप जोड़िए और उसको देखिए कि क्या आता है। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल जो है वो बच्चे क्या करेंगे, पहले उसको लेंगे, उस एग्जाम्पल को लेने के बाद उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बच्चा उस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेगा, एनालिसिस करेगा, आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करेगा, और इन सब के आधार पर बच्चा जो है वह डिसीजन लेगा, मेकिंग डिसीजन लेगा, जनरलाइज करेगा, कंक्लूजन पर निकलेगा, कंक्लूजन एक निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा, आप कह सकते हैं एक नियम बनाएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, या दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा एक सम संख्या ही होता है। उसके बाद थोड़ा सा जब आप इसका स्तर बढ़ाइएगा तो आप कुछ एग्जाम्पल आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यदि आप छात्रों को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण के बराबर होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एज ए टीचर आप बच्चे को कहें कि वह अपने मन से किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना ले और उसका नेमिंग कर दे ABC, और सभी बच्चों को आप कहिए कि जो त्रिभुज आप बनाए हैं उसके प्रति एक कोण को आप मेजर कर लें, माप लीजिए। मापने के बाद आप नोट कॉपी में आप मेंशन कीजिए कि एंगल A कितने डिग्री का आया, एंगल B कितने डिग्री का आया, एंगल C कितने डिग्री का आया, और उसके बाद बच्चों से कहिए कि आप ऐड करें। बच्चा ऐड करेगा तो उसे 180 डिग्री मिलेगा। फिर आप उसे कहिए कि वी टेक अनदर एग्जाम्पल, आप लोग दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा उदाहरण लीजिए। फिर जिस तरह का त्रिभुज आपने बनाया है उससे कुछ हट करके बनाइए, डिफरेंट टाइप का त्रिभुज बनाइए, पहले जैसा नहीं होना चाहिए, और उसका नाम आप बच्चों को कह दीजिए DEF रख दो, और फिर सभी बच्चों को कहिए कि वह उसके प्रति एक कोण को मेजर करे, देखे कितना डिग्री आ रहा है। तो पहले के वाले के आधार पर ही वो मेजर करेगा, देखेगा, तो पता चलेगा कि वो भी 180 डिग्री आ रहा है। फिर अनदर थर्ड एग्जाम्पल लेकर के देखिए, फिर उसे कहिए कि पिछला जो दो ट्रायंगल आपने बनाया है उससे डिफर बनाओ, उससे कुछ अलग हट करके बनाइए, और फिर उसी प्रकार मेजर कराइए, और उस तरह के त्रिभुज का नाम आप PQR रखवा दीजिए। एंगल P, एंगल Q, एंगल R सब मेजर करेगा, देखेगा।
कि ईच एंड एवरी केस में 180 डिग्री ही आ रहा है, तो बच्चा एक कंक्लूजन पर पहुंचेगा, एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा, एक नियम बनाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है या इसे दो समकोण के बराबर होता है। इसी तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। बच्चा यह फॉर्मूला नहीं जानता है। आपको बच्चे को बताना है कि यह फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करोगे, इस फॉर्मूले को आप किस तरह से कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। तो इसके लिए आप साधारण ब्याज से संबंधित कई उदाहरण बच्चों के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जैसे कह सकते हैं कि 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज क्या हो। इस सवाल को आपको यूनिटरी मेथड से बनाना होगा। फिर इसी से संबंधित कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी से संबंधित तीसरा एग्जाम्पल आपको लेना होगा, ले करके और आपको यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व करना होगा। एक कुलचेष्टा की बुक में इस एग्जाम्पल को बड़े ही खूबसूरत ढंग से बताया गया है। हम इसका PDF भेज देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। और एक बात ये भी है कि उसके सारे स्टेप्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इंडक्टिव मेथड के 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप को आपको फॉलो करना है। आप इसे जरूर देखिए। इसी तरह से आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल, अनेकों उदाहरण आपको बुक में मिलेंगे जिसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बच्चे को बहुत कई तरीके से एग्जाम्पल ले करके आप उसे समझा सकते हैं। तो इसके उदाहरण देखने के बाद, ये जो अभी हमने 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट किया, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ। यह मेथड, यह विधि केवल उसी समय हम अप्लाई करेंगे जब कोई नियम हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा या फॉर्मुलेट करना होगा। रूल्स आर टू बी फॉर्मुलेटेड या कंस्ट्रक्टेड। सेकेंड है डिफिनेशन आर टू बी फॉर्मुलेशन। डिफिनेशन आर टू बी फॉर्मुलेशन। कोई भी डिफिनेशन जब आपको, है ना, फॉर्म बनाना होगा, या आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रमेय, जैसे किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, दैट इज थ्योरम। तो यह जो थ्योरम है, इस थ्योरम को फॉर्मुलेट करने के लिए आपने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल बच्चों से बनवाया, एडिंग कराया, देखा कि 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है।
उसके बाद फॉर्मूला आर टू बी डिराइव्ड। कोई भी फॉर्मूला आप जब डिराइव करेंगे तो उस समय आपको इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करना होगा। और फोर्थ है जनरलाइजेशन और लॉज आर टू बी अराइव्ड। मतलब किसी भी नियम पर या किसी भी सामान्यकरण पर पहुंचने के लिए आपको इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करना है। तो इन 4 जगहों पर हम इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं। इन्हीं 4 कंडीशन में अगर इस तरह के 4 परिस्थिति अगर कहीं भी मुझे समझाना हो बच्चों को तो हम इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करें। जैसे हमने देखा कि एप्पल के केस में भी देखा था कि स्वाद खट्टा होता है। यह एक तरह का क्या है, आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन पर हमने ये लॉज पर हमने पहुंचा, एक नियम बनाया, ठीक है, एक रूल का हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन किया, कंस्ट्रक्शन किया। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं वो इस बात की समझ जाते हैं कि हर इंसान को क्या है, हर व्यक्ति को एक दिन क्या है, मरना है। तो ये सभी जो है वो इन्हीं 4 के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग कि अप्लीकेबल, इसका ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को समझ लें, अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इज अप्लीकेबल मोस्ट वेयर, या आप इसी बात को कह सकते हैं कि दिस मेथड इज अप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ। और जो 4 रूल हमने बताया, ये 4 जो पॉइंट्स बताया, यही इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमने पहले भी बात की थी कि प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड की प्रक्रिया क्या है। ये जो हम रूल बनाएंगे या फॉर्मूला को हम जनरेट करेंगे, ठीक है, या डिराइव करेंगे या डिफिनेशन को हम फॉर्मुलेट करेंगे, ये सभी जो इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत जो हम करेंगे, इसके लिए क्या है प्रोसेस कि पहले हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे। स्पेसिफिक एग्जाम्पल केवल क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हम लेंगे, और इस तरह के एग्जाम्पल को लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप उसको क्या देखिएगा, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना नहीं बल्कि उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, ये सभी आपको करना होगा सॉल्व करने के बाद। और उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा कि हम इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक डिसीजन लेना होगा कि हम किस कंक्लूजन पर हम पहुँचे, या आपको मेकिंग जनरलाइजेशन, किस तरह का जनरलाइजेशन आपने किया, किस तरह के नियम आपने बनाए। तो ये सभी इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग कम से कम इसके बारे में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेंगे, आप देखिए। और हाँ, एक बात यह भी आपको ध्यान रखना है कि लेसन प्लान बनाने के समय में हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि इंडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग जब आप लेसन प्लान में लिखिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या है, लेसन प्लान दिखना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी लेसन प्लान में आप इंडक्टिव मेथड लिखें तो यह मान करके आपको चलना है, इस बात की समझ आपको रखनी है कि हम कोई न कोई फॉर्मूला, कोई न कोई नियम, कोई न कोई प्रिंसिपल, ठीक है, कोई न कोई लॉ हम जनरेट कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बिना वजह का इंडक्टिव मेथड उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।